जो डिप्रेशन होता है सिर्फ ज़िंदगी के जो कड़वे अनुभव होते हैं क्या उन्हीं की वजह से ही होता है? 10 दिन से मेरा कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा, महीना भर हो गया मेरा मूड ठीक नहीं हो रहा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन। लो मूड रहना, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, हमारे रोज़मर्रे का जो काम है हमें वो भी कई बार टास्क जैसा लगने लग जाता है। दैट इज़ अ बेसिक साइन एंड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का जो एक इंसान है जिसको पूरे दिन कुछ नहीं करना है, जो स्ट्रेस ईटिंग में लग चुके हैं, वो फिर मोटापे का भी शिकार बन सकते हैं। तो उसका भी कारण कई बार एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन है। जब भी ये होता है डिप्रेशन तो उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, उस पर जाना चाहेंगे। अगर हम एंग्जाइटी के बारे में बात करते हैं तो एज अ फीमेल डेफिनेटली वो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को वो डिस्टर्ब करता ही करता है। पैनिक अटैक हो रहा है या किसी दूसरे को हो रहा है, समझ में ना आए कि क्या किया जाए ऐसे में हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। आप जितना क्वाइट रह पाओ, जितना काम रह पाओ, दैट यू विल बी हेल्पिंग द पर्सन द मोस्ट। क्या थेरेपी और दवाइयाँ दोनों ज़रूरी हैं? मेडिकेशन डेफिनेटली हेल्पफुल है, बट कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म है, हम उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। थेरेपी सेशंस में व्हाट डू वी डू, हम पेशेंट को यहाँ पे सिखाते हैं कि आप डिप्रेशन में कैसे ना जाएं। कौन कौन से वो अलार्मिंग साइन होते हैं कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास? इतना ज़्यादा ये सोशल मीडिया जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी मेंटल हेल्थ को। देखिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, बट उससे हमें ट्रिगर्ड या अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। अपने मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं उस पर डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये शायद मिथ है कि जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं उसको तो इंसान बस सोता ही रहता है। ये नहीं, वो आपके ब्रेन को डेफिनेटली काम करता है ना, आपके ब्रेन को काम डाउन करता है, ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करता है, एंड दैट इज़ वाई यू आर स्लीपिंग बेटर। आजकल तो बहुत केसेस आ रहे हैं सुसाइड के। सुसाइड के बारे में जो लोग सोचते हैं उनके लिए लाइफ को जीना उतना ही स्कैरी होता है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो हर वक्त परेशान रहते हैं, वो भी बिना वजह? क्या आपको हर वक्त कोई ना कोई परेशानी घेरे रहती है, हर वक्त आप उदास रहते हैं? कई बार तो आपको ये भी नहीं पता चल रहा होता है कि वजह क्या है मेरी परेशानी की। अगर आपके साथ भी ये सब कुछ होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, ऑफिस जाने का मन नहीं करता, या फिर गैदरिंग करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता, तो यकीनन ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी का लक्षण हो सकता है। और कई बार ना लोग समझते नहीं हैं इस बात को। कई बार लोग ये सोचते हैं कि उन्हें डिप्रेशन के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन एक्चुअली उन्हें नहीं पता है कि डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, और शायद वो खुद डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पैनिक अटैक पर खुलकर बातें करेंगे, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में है इस वक्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डोना सिंह। स्वागत है आपका। ये एक टॉपिक ऐसा है कि इस पर ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें करनी चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। जानना चाहेंगे मेंटल हेल्थ किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है, और आज के दौर में ये काफ़ी चैलेंज होता जा रहा है। ऐसे में मेंटल हेल्थ को किस तरह से सही रखें, और जब मेंटल हेल्थ ख़राब होता है तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं? मेंटल हेल्थ आज के डेट में बिल्कुल एक चैलेंजिंग टॉपिक है ना। हमें कई बार लगता है कि अवेयरनेस है, ऐसा नहीं, अवेयरनेस नहीं है। पहले के मुकाबले अगर अभी देखा जाए तो काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है, पर जितना होना चाहिए शायद आज के डेट में अभी भी उतना नहीं है। चैलेंज हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंग्जाइटी हो, कहीं ना कहीं शायद ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस हमेशा से ना पढ़ाई लिखाई, आईक्यू, इंटेलेक्चुअल पे ज़्यादातर हमारा फोकस रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग इमोशंस पे, इमोशनल क्वोशंट जो होता है कि हम समाज में अगर रहेंगे तो किस तरीके से सबके साथ रहना है, हमारा इमोशंस किस तरीके से मैनेज करेंगे, रेजिलियंस कैसे मैनेज करेंगे, कहीं ना कहीं उन एरियाज़ पे शायद हम अब तक उतना काम नहीं किए हैं। एंड मेजरली अगर हमें देखा जाए तो शायद हमारा एंग्जाइटी, डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं वहीं से ये रूट कॉज जो है वो वहीं से आता है। मेंटल हेल्थ को ठीक किस तरीके से रखेंगे या उसके जो लक्षण है, शुरुआती लक्षण, हमेशा देखा जाए तो जैसे अभी आपने मेंशन भी किया था कि अकेलापन है ना, जैसे लोनलीनेस हो गया, आइसोलेशन में रहना हो गया, काम करने का मन नहीं करना होता, ये हमारे बहुत शुरुआती लक्षण होते हैं जहाँ पे बहुत मेजर सिम्टम्स नहीं आते हैं, पर हम जैसे थे सबको हमारे नेचर में, बिहेवियर में एक बदलाव सा लगता है ना। अगर एक कोई व्यक्ति रहा है जो बड़े चीयरफुल थे, बड़े हंसमुख थे, बड़ा लोगों से मिलते थे, अचानक से लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि शायद वो उतने हंसमुख नहीं रहे, आजकल थोड़े चुप चुप रहने लग गए, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, कमरे में अकेले बैठना स्टार्ट किए। दैट कुड बी वन ऑफ द मोस्ट बेसिक सिम्टम्स, शुरुआती लक्षण हमारे डिप्रेशन या एंग्जाइटी के हो सकते हैं। ओके। एंड मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस क्या अंतर होता है इनका?
मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस ना अक्सर लोग इंटरचेंजेबली कई बार यूज़ कर लेते हैं, बट दोनों में फ़र्क होता है। मेंटल हेल्थ इज़ बेसिकली हमारा एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेल बीइंग, कि जैसा हमारा हेल्थ होना चाहिए। मेंटल इलनेस ऑन दी अदर हैंड है जहाँ पे वो मेंटल हेल्थ हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड चल रहा है। कोई एक मेंटल इलनेस का मतलब हो गया जहाँ पे हमको एक कोई मेंटल डिसऑर्डर है, उसको हम मेंटल इलनेस बोलते हैं। पर अक्सर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, पर वो एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके। एंड मेंटल हेल्थ ना पूरी तरीके से तब ख़राब हो जाता है जब डिप्रेशन में मैटर पहुंच जाता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली जो ख़राब होता है वो धीरे धीरे ही ख़राब होता है। आप इतने टाइम से आप वर्क कर रहे हो इस पर, तो आपको तो पता ही होगा कि ये एकदम से प्रोसेस नहीं होता, ये धीरे धीरे आपके बिहेवियर में ये चेंजेस होते हैं। एंड जब डिप्रेशन होता है तो जानना चाहेंगे क्यों होता है, क्या क्या वजहें होती हैं, और क्या जो डिप्रेशन होता है जो वो सिर्फ ज़िंदगी के जो कड़वे अनुभव होते हैं क्या उन्हीं की वजह से ही होता है? क्योंकि बहुत सारे वेल ऑफ लोग जिनके पास सब कुछ है, वो लोग भी कहीं न कहीं से डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। सेलिब्रिटीज़ को ही आप देख लीजिए, दीपिका पादुकोण, सब कुछ था उनके पास, बट फिर भी वो लगातार डिप्रेशन में थी। तो ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह होती हैं, मेन वजह क्या, रूट कॉज़ है? ठीक है, अगर हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, वो जी। एक सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशन है। डिप्रेशन के जो शुरुआती लक्षण, जैसे अभी अभी हमने बात भी किया था, लो मूड रहना, सैडनेस ऑफ मूड, परसिस्टेंटली सैडनेस ऑफ मूड। 2 दिन किसी का मन उदास है वो ठीक है, 10 दिन से मेरा कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा, महीना भर हो गया मेरा मूड ठीक नहीं हो रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन। जहाँ पे हमारा लो मूड रहना, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, हमारे रोज़मर्रे का जो काम है हमें वो भी कई बार टास्क जैसा लगने लग जाता है, दैट इज़ अ बेसिक साइन एंड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। एंड मूड जहाँ पे हमारा लो रह रहा है, चाहे जिन चीज़ों को करके पहले मुझे मज़े आते थे, जिन चीज़ों को करके पहले मुझे खुशी मिलती थी, आज के डेट में हमें वो सारी चीज़ें भी करने का मन नहीं करता है। इंटरेस्ट जो है दैट गोज़ डाउन कम्प्लीटली। जो अभी आपने कहा कि कई बार हमें लगता है, करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें लगता है कि सामने वाले के पास सब कुछ है। हमें एक तो सबसे पहली बात है, हमें नहीं पता उनके पास सब कुछ है या किस चीज़ की कमी की वजह से वो डिप्रेशन स्टेम कर रहा है। दूसरी बात, ये बिल्कुल पॉसिबल है जहाँ पे कई बार होता है दैट आई हैव एवरीथिंग इन माय लाइफ। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है मन क्यों ख़राब है, जबकि सब कुछ ठीक चल रहा है। बच्चे सेटल्ड हैं, हस्बैंड अच्छा पैसे कमाते हैं, फैमिली में इन लॉज बड़े सपोर्टिव है, बट तब भी हमारा जो मन है वो सही नहीं रह रहा है। डिप्रेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम उसके जो कारण हैं, जेनेटिक्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बट जेनेटिक्स इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन को कॉज करने में रोल प्ले करता है। जेनेटिक का मतलब हो गया घर परिवार में कभी भी किसी को अगर किसी भी तरीके के साइकेट्रिक इलनेस रहे हैं तो हमारी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है। नॉट नेसेसरीली डिप्रेशन है तो डिप्रेशन ही होगा, ओसीडी हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, कोई भी दूसरी भी साइकेट्रिक इलनेस अगर है तो कहीं ना कहीं उस घर में जो बाकी के व्यक्ति हैं उनमें वल्नरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। जेनेटिक लोडिंग साइकेट्रिक इलनेसेस में हमेशा हाई रहती है। दूसरी बात है जहाँ पे हम बायोलॉजिकल कॉजेज़ बोलते हैं। बायोलॉजिकल कॉजेज़ हो गए न्यूरोट्रांसमीटर्स या न्यूरोकेमिकल, जैसे हमारे शरीर में कैल्शियम होता है, विटामिन्स होते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ रसायन होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे मूड को रेगुलेट करता है, जो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है। डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, इस तरीके के जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, कभी कभी इनके इम्बैलेंसेस से भी इस तरीके के जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं ये देखे जाते हैं। थर्ड बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम किसी भी साइकेट्रिक इलनेस के अगर कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं, हम साइको सोशल फैक्टर्स को कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। साइको सोशल फैक्टर्स हो गए हमारा एनवायरनमेंट एंड मेरी अपनी पर्सनालिटी, हाउ डू आई डील विथ स्ट्रेसर्स। एक सिमिलर सिचुएशन है जिसमें आप भी हो और मैं भी हूँ, शायद आप डिफरेंटली डील करोगे, मैं डिफरेंटली डील करूँगी। उसके पीछे का रीज़न रहता है हमारी अपनी बेसिक पर्सनालिटी। आपके कोपिंग स्किल्स कैसे हैं, मेरे कोपिंग स्किल्स कैसे हैं, दैट इज़ गोइंग टू डिटरमाइन इफ़ इन द नियर फ्यूचर वी आर गोइंग टू डेवलप डिप्रेशन और नॉट। तो ये 3 मेजर रीजंस हैं जिस पे अगर हम वर्क करते हैं या हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम डेफिनेटली डिप्रेशन को भी ट्रीट कर पाएंगे। ओके। एक तो ये है कि डिप्रेशन की शुरुआत की बात करें, मतलब क्योंकि कई बार ये होता है जैसे भी अभी आपने बताया कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें तो एक बार वो भी बताइए हमारी ऑडियंस को कि क्या शुरुआत होता है, जब जब मतलब हमें पता चले कि क्या सिम्टम्स होते हैं शुरू में, वो बताइएगा एक बार। जो बेसिक शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कई बार ना वो पेशेंट को लगता है कि तब मैं ठीक था,
अच्छा। कई बार पेशेंट आते हैं तो जब एकदम सिवियर डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं, जब मैं बिल्कुल बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं काम पे जाना बंद कर दिया, हमें कई बार लगता है कि यही मेरे शुरुआती सिम्टम्स थे, क्योंकि घर वालों ने या उस व्यक्ति ने खुद ने भी तभी उसको आइडेंटिफाई करना चाहा। जब हम सवाल पूछते तो पता चलता है कि पिछले 6 महीने से इनको गुस्सा ज़्यादा आ रहा था, चिड़चिड़ापन हो गया था, इरिटेबिलिटी हो रही थी, बाहर आना-जाना बंद कर चुके थे, खाना-पीना थोड़ा-सा छूट चुका था, पूरे-पूरे दिन सोते रहते थे। तो हमारा डिस्टर्ब्ड स्लीप, हमारा पुअर एपेटाइट, हमारा इरिटेबिलिटी, हमारा एजिटेशन, हमारा हर छोटी-छोटी चीज़ों पे थोड़ा स्नैप करके बात करना कैन ऑल्सो बी अ साइन एंड सिम्पटम ऑफ डिप्रेशन। ओके। जब डिप्रेशन होता है तो ऑब्वियसली डिप्रेशन से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो जानना चाहेंगे कि कौन-कौन सी बीमारी होती है जिसमें से जहाँ तक अगर मैं अपनी जानकारी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भूख वगैरह कभी-कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एकदम नहीं लगती है, और मोटापा वगैरह भी होता है। तो और इसके अलावा क्या-क्या होता है? क्या सच में मोटापा होता है डिप्रेशन से? ये जानना चाहेंगे। डिप्रेशन, अगर हम किसी भी मेंटल इलनेस के बारे में बात करते हैं, खास करके डिप्रेशन या एंग्जाइटी, और अगर हम फिजिकल इलनेस के बारे में बात करते हैं, तो दोनों कई बार ना बड़े ओवरलैपिंग होते हैं। अच्छा। फिजिकल इलनेस कैन लीड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। फॉर एग्जांपल, एक क्रॉनिक कैंसर पेशेंट है, उनको भी डिप्रेशन डेवलप कर सकते हैं। कई बार होते हैं कि जो एक इंसान है जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, ही इज़ अ हेल्दी पर्सन अदरवाइज, बट वो वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको लोग मोटा बोल के चिढ़ा रहे हैं, वो भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। और कई बार डिप्रेशन का जो एक इंसान है जिसको पूरे पूरे दिन कुछ नहीं करना है, जो स्ट्रेस ईटिंग में लग चुके हैं, वो फिर मोटापे का भी शिकार बन सकते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर हम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एंड फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, इंटर रिलेटेड है, कौन किसको ज़्यादा रूल कर रहा है वो कहना डिफ़िकल्ट है। एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में खास करके आपके गट रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे आईबीएस हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, जहाँ पे आपका इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं विथ पीपल हु आर सफरिंग विथ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। हेडेक्स हो गया, कॉन्स्टेंट हेडेक, क्रॉनिक हेडेक, फटीग्ड रहना, पूरे पूरे दिन शरीर में दर्द रहना, पूरे पूरे दिन थकान महसूस करना, फुल बॉडी पेन्स कई बार होते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड पेन्स हैं, मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं पर किसी को समझ में नहीं आ रहा है वो दर्द का कारण क्या है। कई बार लोग हेडेक्स के लिए एमआरआई करा लेते हैं, सीटी स्कैन करा लेते हैं, बट उनको कोई एज सच स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिफ़िकल्टीज नहीं आ रही है उन रिपोर्ट्स में, तो उसका भी कारण कई बार एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन होते हैं। ओके। मतलब ये सारे जो आपने सिम्पटम्स बताए वो सब डिप्रेशन के डिप्रेशन दौरान। एंग्जाइटी में भी होते हैं। ओके। एक तो और जानना चाहेंगे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पैनिक अटैक कई बार नहीं समझ में आता है, इसको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक है, तो इसके बारे में डिटेल्ड में हमें समझाइएगा। अगर हम पैनिक अटैक, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, पैनिक अटैक एंड एंग्जाइटी ये हम एक साथ बात करेंगे। जी। डिप्रेशन ऑन द अदर हैंड, डिप्रेशन का जो मेन आपका जो रूलिंग सिम्टम रहता है वो हमारा हमेशा मूड बेस्ड होगा, मन उदास है। एंग्जाइटी एंड पैनिक अटैक के बारे में बात करेंगे, वो घबराहट होगी, मन बेचैन सा रहता है, घबराहट होती है। अगर आप उन पेशेंट से कई बार पूछेंगे मन कैसा रहता है, वो बोलेंगे जब घबराहट नहीं होती तो बिल्कुल खुश रहते हैं। अगर एक पेशेंट है जिसको सोशल एंग्जाइटी है, सोशल सिचुएशंस में उनको घबराहट हो सकती है, बट उसके अलावा अदरवाइज ही इज़ अ वेरी हैप्पी इंडिविजुअल, उनको मूड वाइज कोई सिम्टम्स नहीं है। अगर वो किसी भी इंसान को जिस भी सिचुएशन में उनको घबराहट होती है, अगर किसी को हाइट से घबराहट है, अगर हम उनको हाइट वाले सिचुएशंस में नहीं ले जाए, अदरवाइज ही इज़ अ वेरी फंक्शनल इंडिविजुअल, उन सिचुएशंस में उनको मूड वाइज कोई भी सिम्टम्स नहीं रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे मन उदास है, तो वो इंसान कहीं पे भी रहेंगे, वो परसिस्टेंटली उनका मूड जो है वो लो ही रहेगा, सैडनेस जो है वो कंटिन्यू रहती है। एंग्जाइटी एंड पैनिक अटैक में डिफरेंस क्या है? एंग्जाइटी एंड पैनिक अटैक, लाइक आई ऑलवेज से, इट्स लाइक अ ग्राफ। शुरुआती शायद हमारा सिर्फ वरी होता है, थोड़ी चिंता हो रही है, मूविंग फॉरवर्ड वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट होता है। हम वहाँ पे भी अगर उस एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, देन वी हैव अ फुल ब्लोन पैनिक अटैक। अगर हम चाहें चिंता में, वरी में, एंग्जाइटी में, हम एक्चुअली में एक पैनिक अटैक को पूरी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पैनिक अटैक की जैसे भी बात कर रहे हैं, तो पैनिक अटैक जो होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमें पता चल रहा है कि सामने वाला बंदा या हम खुद पैनिक अटैक में जा रहे हैं? क्योंकि अगर हमें खुद पता रहता है तो शायद हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन पैनिक अटैक ऐसी सिचुएशन होती है कि हम अगर खुद हो रहे होंगे तो शायद ना भी करें, लेकिन दूसरे को तो हम बचा सकते हैं। तो क्या सिम्टम्स होते हैं पैनिक अटैक के? एंग्जाइटी एंड पैनिक अटैक, ये दोनों एक ऐसी साइकियाट्रिक इलनेस है जहाँ पे ना हमारे फिजिकल सिम्टम्स, जिसको हम सोमैटिक सिम्टम्स ही बोलते हैं, शारीरिक सिम्टम्स जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। हेड से लेके टो तक,
पूरे बॉडी को एंग्जाइटी लेके चलती है। स्टार्टिंग हमारा हेडेक हो सकता है, हमें डिजीनेस फील हो सकता है, कई बार हमें ब्लरिंग ऑफ विजन, मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, मैं इतनी एंग्शियस हूँ कि मेरा विजन थोड़ा सा ब्लरी हो गया। ड्राइनेस ऑफ थ्रोट है ना, गले में गला सूख रहा है, पानी पीने का मन कर रहा है, गल्प करने में, स्वलो करने में मुझे दिक्कत हो रही है, चोकिंग सेंसेशन होता है, चेस्ट में हेवीनेस फील होता है, ब्रीदिंग आपका बड़ा फास्ट सा हो जाता है ना, इरेग्युलर पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। कमिंग टू मोर सिम्टम्स लाइक हमारे जो गट इश्यूज हैं, जहाँ पे हमारा इंडाइजेशन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, नोजिया फील होता है। कई बार आप बच्चों को सुनेंगे स्कूल जाने से पहले पेट में दर्द हो जाता है, वो बच्चे झूठ नहीं बोल रहे, उनको एंग्जाइटी हो रही है एक्चुअली है ना। यस, एंग्जाइटी में हमारे जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। हाथ पैरों में दर्द रहना, आपका नेक हो गया, शोल्डर हो गया, इनमें कांस्टेंट पेन रहना, क्रॉनिक पेन रहना, ये सारे हमारे सिम्टम्स हैं। कई बार पैनिक अटैक एंड एंग्जाइटी को हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है, जहाँ पे पेशेंट्स को लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। कई बार पेशेंट्स इमरजेंसीज में चले जाते हैं डॉक्टर के पास, बट जब हम पूछते हैं फिर क्या हुआ, वो तो हॉस्पिटल में पहुंच गया तो हार्ट अटैक रुक गया। हार्ट अटैक कभी रुकता नहीं है, वो एंग्जाइटी था, वो पैनिक अटैक था। जब हमें महसूस हुआ कि हम सेफ हैं, इट गॉट सेटल्ड। सो हमारे अगर पैनिक अटैक या एंग्जाइटी के सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं टू हार्ट अटैक, जहाँ पे हमारा चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, पल्स हाई हो सकता है, फिजिकली हमारे जो फिजियोलॉजिकल वाइटल्स हैं वो भी रोल प्ले करते हैं। अगर आप किसी भी पेशेंट को जिसको एंग्जाइटी अटैक्स हैं या पैनिक अटैक्स चल रहे हैं, अगर आप उस टाइम पे उनके बीपी चेक करेंगे तो वो हाई रहेगा, पल्स चेक करेंगे तो वो हाई रहेगा। अगर आप उनका बीपी पल्स आफ्टर सम टाइम, जैसे पेशेंट सेटल्ड है तब चेक करेंगे तो आप देखेंगे सारे वाइटल्स उनके नॉर्मल हो चुके हैं। सो ये सारे चीज़ें हमारे एंग्जाइटी या पैनिक अटैक के बेसिक सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके अभी जैसे अभी आपने बताया कि बीपी बहुत हाई हो हम्म। जाता है, तो बीपी जो है वो लो भी हो जाता है, एंड कई बार ऐसा होता है कि एंग्जाइटी होती है तो बीपी लो हो जाता है, तो क्या वो भी होता है? बीपी जनरली अगर मैं एंग्शियस हूँ मेरा बीपी हाई रहेगा और मेरी जो पल्स है वो भी हाई रहेगा। ओह दोनों चीज़ें हमारे हाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लो रहता है, लो कई बार हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं तो लो होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस आर कि इट इज़ सपोज टू बी हाई। ओके एंड कई बार जैसे कि चलो वो हमारी अगर आदत में नहीं है, लेकिन फिर भी किसी बात को लेकर, जैसे क्या हर तनाव या फिर हर उदासी जो है वो डिप्रेशन है? अगर नहीं तो फिर वो बताएंगे कि क्यों हमेशा जो है कुछ कुछ दिमाग में चल रहा होता है, कभी फ्यूचर को लेकर प्रॉब्लम होती है, क्या ये सब कुछ नॉर्मल है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्या लगता है कि भाई क्या ये चीज़ें हम सोच रहे हैं तो ये सब कुछ नॉर्मल है? ठीक है, हमारे पास ना जो पेशेंट्स आते हैं थेरेपी सेशंस के लिए और वो बोलते हैं कि हमें एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो वो कई बार बोलते हैं मैम पूरा हटा दो, एलिमिनेट कर दो, है ना, घबराहट खत्म कर दीजिए, डर खत्म कर दीजिए, या मेरा मन कभी उदास ही ना रहे, इसको खत्म कर दीजिए। तो एज अ थेरेपिस्ट मैं हमेशा बोलती हूँ ये नेचुरल इमोशंस है, इसको हम कभी खत्म नहीं कर सकते। आई कैन नॉट एलिमिनेट एंग्जाइटी, आई कैन नॉट एलिमिनेट फियर, आई कैन नॉट एलिमिनेट सैडनेस। अब किसी की डेथ की न्यूज़ आई है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे बुरा ना लगे, है ना। या मान लीजिए भूकंप आ गया एंड द एंटायर बिल्डिंग इज शेकिंग, हमको कैसे एंग्जाइटी नहीं होगी? सो एंग्जाइटी, फियर, सैडनेस, ये सारे नेचुरल इमोशंस हैं। हम उसको मैनेज किस तरीके से करते हैं वो बताता है वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स है या नहीं है ना। तो हमें समझना है किसी भी, जैसे भी आपका सवाल था कि हम कैसे समझेंगे कि वो बीमारी का लक्षण है या वो हमारा एक नॉर्मल बिहेवियर है। नॉर्मल बिहेवियर और बीमारी के लक्षण में द ओनली थिन लाइन डिफरेंस जो है वो है हमारा फंक्शनैलिटी एंड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम फंक्शनल हैं, हम अपने रोज़मर्रे का जो भी काम है, हमारे जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है जिसको हम आइडियल बोलते हैं, वो हम पूरी तरीके से निभा पा रहे हैं, तो शायद वो हमारे बीमारी का हिस्सा नहीं है। जहाँ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन जा रही है, फॉर एग्जांपल आपको या मुझे थोड़ी सी घबराहट की प्रॉब्लम है, बट हम मैनेज कर लेते हैं। आई एम फीलिंग अ लिटिल एंग्शियस बट देन आई मैनेज, मैं लोगों से मिल भी लेती हूँ, बात भी कर लेती हूँ, शादियों में भी चली जाती हूँ, दोस्तों से भी मिल लेती हूँ, पर मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है, बट मैं फंक्शनल हूँ। दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ डायग्नोसिस और डिसऑर्डर। हमारे लिए वो डिसऑर्डर का पार्ट बन जाता है जब हम अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। हम शादियों में नहीं जा रहे, हम लोगों से नहीं मिल रहे, हम काम पे जाना छोड़ देते हैं। आई नो द कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाए, जानते हुए भी मेरा फियर इतना ओवर पावरिंग है दैट आई एम नॉट गोइंग, वो हमारे बीमारी का तब साइन एंड सिम्टम बनता है। ओके जैसे अभी आपने बताया एक चीज़ कि हम अगर हम अवॉइड करते हैं, तो एक चीज़ मुझे बताइएगा, आजकल जो बहुत ज़्यादा चल भी रहा है
कि जो लोग आपका मेंटल हेल्थ ख़राब करते हैं या जिनके साथ आपकी वाइब मैच नहीं करती है, जो लोग लगातार आपको इरिटेट करते हैं किसी न किसी बात को लेकर, तो उनके साथ फिर क्या किया जाए? कि क्या मतलब वो भी अवॉइड करना, वो भी क्या डिप्रेशन होगा? या फिर क्योंकि ऐसे लोगों से कई बार डील भी नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा? अ, जहाँ जैसे भी आपने कहा कि क्या अवॉइड करना चाहिए जी। अगर कोई मेरे मेंटल हेल्थ के लिए उतने सही नहीं है। हुँ, कई बार हम बोलते हैं जहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं, फॉर हुँ, एग्जांपल फ्रेंड जो मुझे थोड़ा-सा परेशान कर रहा है, हुँ, चलो हमने उनको अवॉइड कर लिया क्योंकि वो मेरे मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बट कई बार मैं अपने पेशेंट से एक सवाल पूछती हूँ, हम कितने लोगों को अवॉइड करेंगे? मान लीजिए आप जिस कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे जो आपके इमीडिएट सीनियर है, जो बॉस है, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो हमने कंपनी चेंज कर दिया। गारंटी थोड़ी है कि अगले कंपनी का जो बॉस होगा, वो मेरे मेंटल हेल्थ के लिए ठीक होगा। सो कई बार ना हम यहाँ पे एज़ अ थेरेपिस्ट आई ऑलवेज़ से हम अपने आप को इतना एम्पावर करें, हम इतने सक्षम रहें कि हम किसी भी तरीके के सेटअप में खुद मैनेज कर पाएँ। आई कैन टेक केयर ऑफ माय ओन मेंटल हेल्थ। है ना? जैसे भी आपका सवाल था एक कि अगर कोई हमारे मेंटल हेल्थ को ख़राब करना चाह रहा है या ट्रिगर कर रहा है, अगर हम नहीं चाहेंगे, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय ओन मेंटल हेल्थ। अगर मैं नहीं चाहूँगी मेरे मेंटल हेल्थ को कोई अफ़ेक्ट या ट्रिगर नहीं कर सकता। जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, आई डोंट हैव टू फाइट ऑल द बैटल्स। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हम हर बैटल लड़ते रहेंगे तो हम एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे। जहाँ पे ऑप्शंस मिल रहा है, जहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं एक सर्टेन इंसान को, वहाँ पे हम बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर किन-किन चीज़ों को लेकर डिप्रेस रहते हैं? कैसे-कैसे पेशेंट्स आते हैं? तो वो एक बार साझा कीजिए हमसे। डिप्रेशन के ना मेल एंड फीमेल के थोड़े से डिफरेंट जो रूट कॉजेज़ होते जी। हैं। अक्सर अगर हम किसी मेल को देखते हैं जो डिप्रेशन के शिकार है, उनके अक्सर सिम्पटम्स होते हैं थोड़ा सब्सटेंस अब्यूज़ का रहता है ना? जहाँ पे थोड़ा अल्कोहलिज़्म के प्रॉब्लम्स रहते हैं एंड देन वी कम टू द कंक्लूजन कि हाँ डिप्रेशन है, इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ चल रही है, वर्क में प्रेशर चल रहा है। बट वो डायरेक्ट डिप्रेशन लेके बहुत कम आते हैं। हुँ, फीमेल्स के ज़्यादातर हमारे पास केसेस थोड़े हायर साइड में रहता है, जहाँ पे रिपोर्टेड केसेस जो हैं डिप्रेशन के, वो हायर साइड रहता है एंड उसमें जो कारण अक्सर देखे जाते हैं वो फैमिलीज़ होती है ना? जहाँ पे इन-लॉज़ के साथ कभी इश्यूज़ चल रहे हैं, कभी पेरेंट्स के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं, कभी हस्बैंड के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो जो फैमिली लाइफ़ है वो मेजर कॉज़ देखा जाता है फॉर डिप्रेशन। कई बार जो घटनाएँ सालों पहले हो चुकी है, 10 साल हो चुके हैं शादी को, 20 साल हो चुके हैं शादी को, अभी भी प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या इश्यूज़ हुए थे या इन-लॉज़ ने किस तरीके से डिस्टर्ब किया था या ट्रीट किया था, आज तक हम उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाए, भूल नहीं पाए। तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करता है जब हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। ओके। अभी आपने लेट गो की बात की, हुँ। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप ये जब आपको थेरेपी देती होंगी तो आपको ये लेट गो वाला ज़रूर कॉन्सेप्ट हुँ। अपनाती होंगी। तो कैसे आप मतलब मरीज़ों को, पेशेंट्स को कैसे लेट गो करवाती हैं? जैसे ना थेरेपी का मैं हमेशा बोलती हूँ एज़ अ थेरेपिस्ट हमारा एक ड्रॉबैक है थेरेपीज़ का। वो ड्रॉबैक हमेशा रहता है, हम आपकी मदद तब तक नहीं कर पाएँगे जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करना चाहोगे। हुँ, सो हमारे लिए ये समझाना ईज़ी हो जाता है अगर आप खुद से आए हो, आप ठीक होना चाहते हो। हम हमेशा यही बताते हैं हम किसी भी चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि हाथ में चोट ना लगे, हुँ, पर अगर आप एक चाकू पकड़ के भी रखोगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? हर्ट करेगा ही करेगा ना हुँ, वो। टिल द टाइम यू लेट इट गो जैसे ही वो चाकू छोड़ोगे या एक रस्सी बहुत देर से कस के पकड़ के रखे हो, वो रस्सी छोड़ोगे तभी आपके हाथ को हील होने का मौका मिलेगा। हुँ, हम कई बार पेशेंट को यही समझाते हैं कि लेटिंग गो का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि हम भूल चुके हैं उस बात को, बट आई चूज़ टू मूव ऑन। या लेट गो का मतलब होता है कि हम उनसे ज़्यादा जिनसे भी हम गुस्सा हैं या जो भी इंसिडेंट है, उनसे ज़्यादा हम अपने मेंटल हेल्थ को और खुद को प्रायोरिटाइज़ करेंगे एंड आई विल चूज़ टू मूव ऑन। ओके। लेट गो का मतलब हमेशा फॉरगेटिंग या फॉरगिविंग नहीं होता है। आई आई चूज़ टू मूव ऑन नोइंग कि एक इंसिडेंट हुआ है बट वो मुझे स्टॉप ना करे, वो मुझे ओवरपावर ना करे। ओके। एक चीज़ जानना चाहेंगे, एक ओवरथिंक भी होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं, जैसे मैं भी हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ ओवरथिंक करती हूँ एंड वो चीज़ सही मतलब सही भी हो जाती है। तो एक मुझे बताएँगे कि उस टाइम आप क्या थेरेपी करती हैं? कैसे क्या ये भी डिप्रेशन की वजह होती है? क्या ये भी डिप्रेशन की वजह से होता है? इसके बारे में बताइएगा एंड कुछ बताइएगा कि कैसी थेरेपी आप करती हैं? उसके बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे लाइव एग्ज़ाम्पल दीजिएगा। ठीक है, अब हम जैसे मेरे पास ना पेशेंट आते हैं तो मैं क्विकली गेम खेलती हूँ जो हम आज के सेशन में यहाँ पे भी खेल सकते हैं। अच्छा, लुक अराउंड एंड अपने चारों तरफ जो भी ब्लैक चीज़ें हैं ना उनको थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। ओके। ऑल द ब्लैक थिंग्स, ओनली द ब्लैक थिंग्स। अच्छा, सिर्फ़ मैं ब्लैक चीज़ों ब्लैक को चीज़ों देखूँ, तो पे इसके लिए नज़र। मैं क्या अच्छा मैं पूरी ब्लैक चीज़ें देख रही हूँ, ठीक है। हम्म, ओके, ठीक है। ठीक है, नाउ क्लोज योर आइज एंड मुझे क्या क्या ग्रीन चीज़ें दिखाई दी आपको इस कमरे में उसके बारे में बताएं।
ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है। ग्रीन ग्रीन मुझे इस तरफ, इस एरिया में मुझे ग्रीन दिख रहा है। क्या दिखा? मुझे यहाँ पर ग्रीन पौधे वगैरह दिख रहे हैं, थोड़े इस तरफ है। और हाँ, बस ये ग्रीन दिख रहा है एंड ब्लैक भी मुझे दिख रहा है। तो ब्लैक में मुझे तो एक तो ये माइक दिख रहा है एंड इसके साथ में ये जो इस साइड में जो लगे हुए हैं कैमरे वगैरह, वो ब्लैक दिख रहे हैं मुझे। और ग्रीन क्या क्या है इस कमरे में? और तो आई थिंक यही है, मुझे तो ये ज़्यादा दिख रहा है, यही इस एरिया में काफ़ी ग्रीन। ठीक है, यू कैन ओपन योर आइज। ठीक है, आपके सामने एक पेन रखा हुआ है, वो भी ग्रीन है ना? सामने हमारे और भी कुछ प्लांट्स हैं, कुछ शो पीसेस हैं जो ग्रीन है। ओके, वाई डू यू थिंक क्यों नहीं बता पाई या क्यों नहीं दिखा? वो थे तो यहीं पे ना। हमारा फोकस था ब्लैक पे। अच्छा, जैसे हमारे पास पेन है, कई बार अगर मैं आपको सिर्फ अगर यही एक इकलौता चीज़ होता ना इस कमरे में ग्रीन, तो आप मुझे बोलते हैं अरे मैम ये थोड़ी दिख पाता, ये तो इतना सा है। बट अगर मेरा इंस्ट्रक्शन सिर्फ इतना होता ना कि कोई ग्रीन चीज़ ढूंढिए, वो कितना भी माइन्यूट हो, यू वुड हैव लुक्ड फॉर इट। तो हमारा फोकस, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है ना, हम ब्रेन को जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं वो वैसी चीज़ों को देखता है और वैसी चीज़ों को देखना चाहता है। इसको कई बार हम लोग सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी बोलते हैं। यू मेक अ प्रोफेसी अबाउट योर ओन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बारे में प्रोफेसी बनाओगे, आज मुझे लग रहा है मेरा दिन बुरा जाएगा। एंड में अगर मेरा दिन बुरा जाता है तो हम बोलते हैं देखा सुबह हमने बताया था कि मेरा दिन बुरा जाएगा, बट हाउ डिड आई स्पेंड माई एंटायर डे? हमने किसी काम पे फोकस नहीं किया, मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड पूरा टाइम चल रहा था दिन खराब ना जाए, दिन खराब ना जाए। अगर हमारा किसी भी चीज़ में 100% एफर्ट्स ही नहीं रहा है या 100% फोकस था ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही था। सो हम ऐसा नहीं है कि अगर हम ओवर थिंक कर रहे हैं इट इज़ एक्चुअली उसी के वजह से चीज़ें हो रही है, बट डेफिनेटली ओवर थिंक हम कभी भी किसी पॉजिटिव चीज़ को लेके नहीं करते। आपके अगर कोई डे ऑफिस में इट वेंट वेरी वेल, हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक अबाउट इट? बट अगर वहीं पे किसी ने 2 लाइन भी नेगेटिव बोल दिया, हम 4 दिन तक उस बात के बारे में ओवर थिंक करते हैं। सो ओवर थिंक इज़ नेवर पॉजिटिव। ओवर थिंकिंग हमेशा हम नेगेटिव चीज़ों को लेके ही करते हैं। सो ओवर थिंकिंग कभी भी हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, ओवर थिंकिंग कई बार शुरुआती में सिर्फ ओवर थिंक रहता है। हमारे पास कई बार डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं बहुत सोचते हैं। शुरू में शायद कब से सोचते हैं, शायद 4 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो शुरुआती में वो डिप्रेशन नहीं फील होता है, बट ओवर थिंकिंग इतना ओवर पावरिंग हो जाता है कि अल्टीमेटली जो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है वो पुअर होता रहता है। ये जो महिलाओं को होता है वो उसमें जब भी ये होता है डिप्रेशन, तो उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, उस पर जानना चाहेंगे। देखिए, अगर हम किसी भी डॉक्टर के पास भी आज के डेट में जाते हैं ना, चाहे आपके जो कंप्लेंट्स हो, अगर आप बोलोगे मेरा वेट बढ़ रहा है, अगर आप बोलोगे मेरा पेट खराब है, अगर आप बोलोगे मुझे सिर में दर्द होता है, तो फर्स्ट थिंग डॉक्टर आपसे पूछते हैं स्ट्रेस लेवल्स क्या है, क्या लाइफ में कोई स्ट्रेस है। तो अगर हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फिजिकल हेल्थ, किसी भी बीमारी के बारे में बात करते हैं ना, तो वो हमारे ओवरऑल बॉडी को इम्पैक्ट कहीं ना कहीं करता है। अगर हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, अगर हम एंग्जाइटी के बारे में बात करते हैं, तो एज अ फीमेल डेफिनेटली वो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को वो डिस्टर्ब करता ही करता है। अगर हम हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली कई बार हमारे पास फीमेल्स आते हैं जो बोलते हैं प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी हो रही है। द रीज़न इज़ नथिंग, वो बोलते हैं कि सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं पर प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रहे। द रीज़न इज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो कहीं ना कहीं हमारे फुल बॉडी को हमारा मेंटल हेल्थ डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। इसीलिए हम बोलते हैं ओवरऑल हेल्थ अगर हमें ठीक रखना है तो मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ हमें दोनों को ठीक रखना है फॉर अ हेल्दी बॉडी। एंड जानना चाहेंगी एक चीज़, जैसे कि जब हमारे को पता चले कि हमको मतलब डिप्रेशन क्या, हमें अगर ज़्यादातर ये पता चले कि पैनिक अटैक हो रहा है या किसी दूसरे को हो रहा है, तो सबसे पहले जैसे वो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी बेहोशी वाली भी हालत होती है, क्योंकि मैंने किसी को देखा है जो काफ़ी ज़्यादा उसके अचानक से हाथ पांव ठंडे हो गए एंड वो बेहोश हो गया, मतलब वो बेहोशी वाली कगार पे पहुंच गया, समझ में ना आए कि क्या किया जाए ऐसे में। तो ऐसे में हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ना क्लिनिक में कई बार जैसे पेशेंट्स को एंग्जाइटी अटैक्स हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स हो जाते हैं। सो कई बार जो हम जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, आई ऑलवेज से वी में कम अक्रॉस अ वेरी इनसेंसिटिव, है ना। फैमिली मेम्बर्स बड़े पैनिक कर रहे हैं, क्या हो गया क्या हो गया, वहीं पे हम बिल्कुल शांत बैठे हैं। जैसे मेरी एक पेशेंट कुछ दिन पहले मेरे क्लिनिक में हमारा सेशन चल रहा था, उनको बहुत एंग्जाइटी हुई एंड उन्होंने अपना हेड डाउन किया। उनके हस्बैंड बोले थे मैम शायद ये फेंट हो रही है, शायद उनको तबीयत खराब हो रही है। मैं बिल्कुल काम कंपोज वहाँ पे बैठी हुई थी, बस मैंने बोला कि पानी ला दीजिए, शील बी फाइन। थोड़ी देर बाद वो ठीक हुई एंड उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पे बड़ी जल्दी ठीक हो गई, घर पे रहती हूँ तो टाइम ज़्यादा लगता है। द रीज़न इज़ कई बार हम अपनी एंग्जाइटी भी उनको कन्वे कर देते हैं। आज अगर आपकी तबीयत हल्की सी ख़राब है एंड मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ इट्स ओके, यू आर फाइन, हाउ वुड यू फील? आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई और मैं बोलती हूँ कि जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, इनको पता नहीं क्या हो रहा है, आप और एंग्शियस हो गए। सो अगर आपके सामने किसी पेशेंट को आप कभी भी देखो जिनको एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं या पैनिक अटैक आ रहा है, द ओनली थिंग यू आर सपोज टू डू इज स्टे काम।
आप जितने काम रहोगे आप उतना कामनेस उनको ट्रांसफ़र कर पाओगे। हम पानी का ग्लास दे सकते हैं, हम उनके साथ रह सकते हैं। मिनिमल टॉकिंग, यू डोंट हैव टू एक्चुअली से कि तुम रिलैक्स हो जाओ, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द पर्सन। द ओनली थिंग जो उनको हेल्प करेगा, आप जितने रिलैक्स रहोगे वो उतने रिलैक्स रहेंगे। वो आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे या कुछ बोलेंगे, यू कैन जस्ट टेल दैट यू आर फाइन, ठीक हो, कोई बात नहीं, वी आर हियर। मिनिमल कॉन्वर्सेशंस रखने हैं, ज़्यादा उन पे बर्डन नहीं डालना है, प्रेशर नहीं डालना है कि तुम ठीक हो, तुम ये कर लो, वो कर लो, नहीं। अगर हम थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग वगैरह बोलना चाहते हैं उतना बोल सकते हैं, वरना आप जितना क्वाइट रह पाओ, जितना काम रह पाओ, दैट यू विल बी हेल्पिंग द पर्सन द मोस्ट। डिप्रेशन और एंग्जाइटी आपके पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो जानना चाहेंगे कि कौन-कौन से तरीके आप अपनाती हैं, मतलब किस तरह से आप उन्हें क्योर करती हैं, उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। डिप्रेशन हो चाहे एंग्जाइटी हो, हमारे जो थेरेपीज़ होते हैं वो बेसिकली टॉक थेरेपी ही रहती है। कोई भी ये जैसे दोनों चीज़ें ना हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स का पार्ट है। इमोशनल प्रॉब्लम्स में आप देखोगे, अगर मैं अभी आपसे भी पूछूँगी कि हाउ वाज़ योर डे या मन कैसा है, तो हम 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक तो इमोशन कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, दूसरा हम बात करते हैं सिचुएशन, क्या हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूँ कि कल कैसा दिन था, तो आप बोलोगे मुझे बड़ा गुस्सा आया था, आई वाज़ वेरी एंग्री। व्हाई? एंड द व्हाई का रीज़न होता है कल किसी दोस्त ने ऐसा बोल दिया, ऑफ़िस में किसी सीनियर ने कुछ बोल दिया। व्हाट वी फेल टू रियलाइज़ इज़ कि सिचुएशन कभी ना इन इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हमारा अपना थॉट, जी। हाउ डू आई थिंक, जैसे अभी आपको याद होगा हमने शुरुआती सेशन में भी कहा था कि हमारा जो साइकोलॉजिकल या सोशल जो फैक्टर्स होते हैं, मेरी अपनी जो पर्सनैलिटी होती है, वो कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करता है मेरे इमोशंस को। सो मैं जिस तरीके से जैसा भी सोचती हूँ, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मेरा नज़रिया है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरा रीज़निंग का तरीका है, रैशनलाइज़ेशन का तरीका है, वो कहीं न कहीं ट्रिगर करता है या लीड करता है मेरे इमोशंस किस तरीके से होंगे। सो इन द थेरेपी सेशन आपके जो थॉट्स हैं, जो सोच है, जो विचार हैं, हम उस पे वर्क करते हैं। क्या ये थेरेपी जो है वो फ़ायदा करती है? और दवाइयों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या थेरेपी और दवाइयाँ दोनों ज़रूरी हैं, या सिर्फ़ दवाइयों से ठीक हो जाता है? और दवाइयाँ जो होती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स? ठीक है, जैसे मैं ना ये एग्ज़ाम्पल अपने पेशेंट्स को भी कई बार देती हूँ, क्योंकि पेशेंट्स पूछते हैं मैम दवाई तो ले रहा हूँ, फिर थेरेपी की क्या ज़रूरत है? हुँ। दवाई से ठीक तो हो ही जाऊँगा। आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। मान लीजिए 15 साल का बच्चा है जिसके फादर की डेथ हो गई है, वो डिप्रेशन में चला गया। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी, वो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना ही विल बी फाइन। चाहे साल भर भी लग जाए, वो बिल्कुल फंक्शनल हो जाएगा। 5 साल बाद उसके मदर की डेथ हो गई है। वो फिर से डिप्रेशन में जाएगा बिकॉज़ ही नेवर लर्न्ड हाउ टू डील विद डिप्रेशन। थेरेपी सेशंस में व्हाट डू वी डू, हम पेशेंट को यहाँ पे सिखाते हैं कि आप डिप्रेशन से आप किसी भी लव्ड वन की अगर डेथ हो जाती है तो डिप्रेशन में कैसे ना जाएँ, कैसे उस लॉस से डील करें, हम वो समझाते हैं या सिखाते हैं। लाइफ में ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई क्राइसिस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। हाउ टू डील विद दैट प्रॉब्लम, हाउ टू डील विद दैट क्राइसिस, सेशंस में हम उसके बारे में बात करते हैं। मेडिकेशन डेफ़िनेटली हेल्पफुल है, बट कहीं न कहीं वो शॉर्ट टर्म है, हम उस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बट जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम अपने थॉट्स पे काम करते हैं, नाउ दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ अ वेरी परमानेंट थिंग। आप ज़िंदगी भर अपने थॉट्स पे काम कर सकते हो, पर हम ज़िंदगी भर मेडिसिन्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हम जानना चाहेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ़स्टाइल में बदल सकते हैं? कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी चाहिए, ताकि हम जो है अपने मेंटल हेल्थ को, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, इन सब से अच्छे से डील कर पाएँ? सबसे पहली बात ना मैं बोलती हूँ एक रूटीन लाइफ, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको हमेशा हेल्प करता है अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, है ना? अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिजी लाइफ जीते हो, मैं कई बार अगर आपसे पूछूंगी हाउ वाज योर डे यस्टरडे, तो हमें उतना ध्यान ही नहीं रहता है, इमोशंस पे ध्यान ही नहीं रहता है कि कैसा महसूस किए, किसने क्या बोला, क्योंकि हम अपने काम में बिजी हैं। तो कई बार बिजी लाइफ आप 24/7 बिजी नहीं रह सकते हो, बट हाँ एक स्ट्रक्चर्ड बिजी लाइफ जहाँ पे आप प्रोडक्टिवली अपने लाइफ को लीड कर रहे हो, डूइंग थिंग्स, जो चीज़ों को करके मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो जिमिंग हो गया, चाहे वो गार्डनिंग हो गया, चाहे वो लिसनिंग टू म्यूज़िक हो गया, कोई भी हॉबी, है ना? तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने को प्रायोरिटाइज़ करें, हम दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहे, है ना? जब तक मुझे कोई फ्रेंड कॉल नहीं करेगा तो मेरा मूड ठीक नहीं होगा। वो सारी चीज़ें हमारे लिए बोनस होना चाहिए, एडिशनल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। द रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस शुड ऑलवेज़ बी मी। मुझे पता होना चाहिए मैं अपने मेंटल हेल्थ का या अ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे सुकून मिले, जिससे मैं खुद को खुश रख पाऊँ। अब जैसे कि अभी आपने खुशी की बात की, तो खुद को खुश रखने के 5 और 10 तरीके। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मी टाइम, है ना? आज के डेट में लोगों का मी टाइम नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी मेरे पास कई बार ना थोड़े एजेड जो लोग आते हैं, मान लीजिए 65 या 70 या 60 के, तो वो बोलते हैं कि समझ नहीं आता है क्या करेंगे। अभी खालीपन है, लोनलीनेस है, कुछ करने को ही नहीं है, बच्चे अपने-अपने लाइफ में बिज़ी हो गए, हस्बैंड अपने लाइफ में बिज़ी हो गए।
सो मैं उनसे पूछती हूँ, पर पहले जो चीज़ें करते थे अब क्यों नहीं करते? तो एक लेडी आई थी, उन्होंने कहा कि मुझे ना निटिंग का बहुत शौक था, मैं स्वेटर बुनती थी, मैं स्कार्फ बुनती थी। तो मैंने कहा अब क्यों नहीं करती? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब वो मेरे हाथ का ज़्यादा पहनना पसंद नहीं करते। जब छोटे थे तो मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम विंटर्स में इसी में बिजी रहती थी। आपको शॉकिंग लगेगा, मैंने उनसे सवाल पूछा, इतने सालों में अपने लिए कितने स्वेटर्स बनाए हैं? तो उन्होंने कहा एक भी नहीं। सो हम अपने लाइफ में ना अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग दी पीपल कि आप दूसरों के लिए स्वेटर मत बनाओ, बट अपने लिए भी बनाइए। दूसरों के लिए कोई सोचने के लिए मना नहीं कर रहा है, पर अपने लिए भी सोचिए। दूसरों के लिए जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो सेकेंडरी है, प्राइमरी हमको खुद का टेक केयर करना है। इफ़ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, अगर हम खुद खुश नहीं है ना, हम ना आसपास के लोगों को खुश रख पाएंगे, ना उन लोग अगर वो कोशिश भी करेंगे तो मुझे खुश नहीं रख पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम अपना मी टाइम, जो भी आपका मी टाइम है, अभी आपने पूछा 5 या 10 चीज़ें, 5 या 10 चीज़ें, ऑल द थिंग्स आर एनीथिंग दैट यू लाइक डूइंग, टेक आउट टाइम फॉर इट। चाहे वो काम हो, चाहे वो लेजर टाइम हो, चाहे वो डॉग को वॉक कराने जाना हो, कि चाहे वो अपना फेवरेट खाना बनाना हो। जो भी चीज़ें आपको खुशी मिलती है, हम चाहेंगे कि वो चीज़ें आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए एंड यू विल सी द डिफरेंस। जब हमें पता चल जाए कि हमें डिप्रेशन है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जैसे कि अभी आपने बताया कि डिप्रेशन क्या है, वो सबको पता है कि डिप्रेशन क्या है, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता कि डिप्रेशन क्या है। एंड बहुत सारे लोग जो इससे मतलब जूझ रहे होते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता। लेकिन जिन्हें ये पता चल जाए कि आई एम अ डिप्रेस्ड, तो फिर हम अपने आप में कैसे बदलाव लाएं, क्या क्या चीज़ें हम करें कि ताकि हम मतलब सीवियर कंडीशन में ना पहुँचें। ठीक है, तो यहाँ पे ना जब भी हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, अगर आप ऑलरेडी अवेयर हो, आपने एक्सेप्टेंस ले लिया, दीज आर द 3 A's ऑफ लाइफ, जिसको मैं बोलती हूँ किसी भी चीज़ को लेके। सबसे पहला ए होता है अवेयरनेस, कि मुझे पता होना चाहिए, जो मुझे पता चल गया। दूसरा है जहाँ पे मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, ओके आई हैव दिस प्रॉब्लम। थर्ड होता है एक्शन। एक्शन हम किस तरीके से ले रहे हैं डिटरमाइंस कि मैं कितने जल्दी किस तरीके से ठीक हो सकता हूँ। तो अगर मुझे पता चल गया कि हाँ मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, या मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ, या मुझे आजकल काम पे जाने का मन नहीं करा, पहले तो हम खुद से कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टाइम अगर आपको थोड़े भी डिप्रेसिव सिम्टम्स हुए आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। हम खुद से भी कोशिश कर सकते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि मेरा खुद का कोशिश सफिशिएंट नहीं है, लुक फॉर अ फ्रेंड, टॉक टू अ फ्रेंड। फ्रेंड हो गए, फैमिली हो गया, भाई हो गया, दोस्त हो गया, जो भी इंसान आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंट है, ये मुझे समझ सकता है, ये मेरी मदद कर सकता है, हम उनसे मदद मांग सकते हैं। नहीं हेल्पफुल लग रहा है, देन हम हमेशा बोलते हैं सीक प्रोफेशनल हेल्प। चाहे वो थेरेपिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, मदद मांगिए। आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करोगे, ओनली देन यू मे गेट बेटर। खुद से ठीक हो जाते हैं तो इट इज़ ओके, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको डॉक्टर के पास जाना है। पर जहाँ पे खुद कोशिश करने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं चीज़ें बेटर नहीं हो पा रही है, यू शुड ऑलवेज सीक प्रोफेशनल हेल्प। ओके, अभी आपने बताया कि प्रोफेशनल हेल्प लेना भी ज़रूरी हो जाता है, तो कौन कौन से वो अलार्मिंग साइन होते हैं कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास? जहाँ पे आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पुअर होती जा रही है, आप डिसफंक्शनल होते जा रहे हो। जैसे शुरुआती सिम्टम हमारे हो सकते हैं, मैं काम पे जा तो रहा हूँ पर मुझे मन नहीं कर रहा है। 1 दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, इट हैज़ बीन 10 डेज़, मुझे 10 दिन से ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, थोड़ा-थोड़ा चिड़चिड़ापन है, थोड़ा-थोड़ा गुस्सा है। अब मुझे समझना है हाउ डू आई डील विथ इट, है ना? ब्रेक ले सकता हूँ, मैं 2 दिन का ब्रेक ले सकता हूँ, अपने पे थोड़ा-सा काम कर सकता हूँ, मैं उन चीज़ों को करने की कोशिश कर सकता हूँ जिससे मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाए, मुझे थोड़ा-सा बेहतर लगे। अब मैंने ये सारी चीज़ें करके देख लिया, इट इज़ नॉट गेटिंग बेटर। जैसे मेरे एक पेशेंट आते थे, बड़ा फ़नी स्टोरी है, ही टोल्ड मी कि मुझे पिछले 2-4 महीनों से दिक्कत हो रही है और मैं 80,000 1 लाख रुपए ट्रैवल करके खर्च कर चुका हूँ। मैं शिमला चला गया, मैं मनाली चला गया, ट्राइंग टू फील बेटर। उनको एंग्जायटी के इश्यूज़ थे एंड उन्होंने कहा यहाँ पे आपके पास आके एक 45 मिनट्स में एक सेशन का पैसा देके नाउ आई एम फीलिंग बेटर। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स ना इट्स नॉट रॉन्ग इफ़ यू आर ट्राइंग ऑन योर ओन, बट अगर वो चीज़ें करके भी हम हेल्प नहीं फील कर रहे हैं या मैं बेहतर नहीं महसूस कर रहा हूँ, देन इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट यू गो इन फॉर प्रोफेशनल हेल्प। जानना चाहेंगे कि योगा, मेडिटेशन एंड वर्कआउट, जो भी इंटेंस वर्कआउट, ये कैसे हेल्पफुल होते हैं हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के लिए? ठीक है, ये थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के डेट में। जैसे आपको पता होगा कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं सबके लाइफ को बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सोशल मीडिया में आजकल मैं देखती हूँ जो कई बार मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो कई बार मेडिटेशन पे बड़ा फोकस करते हैं कि आप मेडिटेशन किया करिए, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, मेडिटेशन किया करिए, एंग्जाइटी ठीक हो जाएगा। कई बार मोर इंटेंस फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल इलनेसेस को भी क्लेम करते हैं कि ठीक हो जाएगा।
मेडिटेशन से। कई बार जो योगा ट्रेनर्स होते हैं या जो फिटनेस कोचेस होते हैं वो भी बोलते हैं कि अगर आपको थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, अगर आप वर्कआउट करोगे, आप योगा करोगे, तो आपका ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं ये सारे आपके ख़त्म हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए हमारे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, रीडिंग, राइटिंग, स्विमिंग, वर्कआउट, एवरीथिंग इज़ थेरेप्यूटिक, दे आर नॉट थेरेपी। थेरेपी सिर्फ वही है जो लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स करते हैं। बाकी सारी चीज़ें थेरेप्यूटिक है। आज आपका मेंटल हेल्थ ठीक जैसे है। अभी आपने बोला हम्म, थेरेप्यूटिक, उसका हम्म। मतलब समझा दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता। थेरेप्यूटिक मैं वही बता रही हूँ, थेरेप्यूटिक का मतलब हो गया आज मेरा और आपका मेंटल हेल्थ ठीक है, हम इसको ठीक रखने के लिए ये सारी चीज़ें हमको मदद करेंगे, दैट इज़ थेरेप्यूटिक। अगर हम अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, हम स्विमिंग कर सकते हैं, हम सिंगिंग कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, हम जो माइंडफुलनेस मेडिटेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर अगर किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, डायग्नोसिस है, उनको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल नहीं होंगे। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था, कई बार हमें लगता है कि हम जानते हैं डिप्रेशन क्या होता है, पर शायद हम नहीं जानते हैं डिप्रेशन क्या होता है। कुछ दिन पहले मैं एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रही थी, एक योगा ट्रेनर थी, उन्होंने कहा कि अगर आप चक्रासन करेंगे, एंड शी हैड फ्यू लिस्ट ऑफ आसन, कि अगर आप ये सारे आसन करोगे तो आपका डिप्रेशन दूर हो सकता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं जो ब्रश करने को भी बिस्तर से उठना नहीं चाहते, जिनके लिए नहाना, ब्रश करना, खाना खाना, ये सारे चीज़ें टास्क हैं, हम उनको योगा सेंटर तक भी कैसे भेजेंगे? सो योगा, मेडिटेशन, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ फीलिंग बेटर, थेरेप्यूटिक, जहाँ पे एक मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, बट वो थेरेपी का रिप्लेसमेंट कभी नहीं है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो करते हैं, दवाइयों का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत है एंड थेरेपी की ज़रूरत है, साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, उनको उसी चीज़ की ज़रूरत है, वो दूसरे चीज़ें एडिशनल होंगे, बट दे आर नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ दिस। ओके। अभी आपने बताया कि जैसे सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो भी बोलते हैं, तो अब सोशल मीडिया पर आएँगे। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो चुका है, जहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि ऑब्वियसली बहुत एक्टिव हैं। सभी लोग जो हैं वो अपनी डेली लाइफ़ से जुड़ी चीज़ें जो हैं वो शेयर करते रहते हैं। तो जानना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा ये सोशल मीडिया जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी मेंटल हेल्थ को, बढ़ावा दे रहा है एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन को? बिल्कुल, अगर आप देखोगे आजकल ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे है ना, इंस्टाग्राम वगैरह पे है। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि वो कितने खुश है, ये कितने खुश है, कैसे पता चल रहा है? सारे सोशल मीडिया से। मेरे फ्रेंड्स सारे बहुत हैप्पी हैं, कैसे पता चल रहा है? सोशल मीडिया। आई ऑलवेज़ यूज़ अ फ्रेज़ जहाँ पे मैं बोलती हूँ, यू डोंट नो हर, यू नो हर सोशल मीडिया। आप लोगों को नहीं जानते हो। आज हम किसी भी सेलिब्रिटी को पर्सनली नहीं जानते, हम उनके सोशल मीडिया पेज को जानते हैं। हमें नहीं पता उनके इंटरनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, हमें नहीं पता वो हैप्पी हैं, वो दुखी हैं, वो खुश हैं। उनका सोशल मीडिया में वो जिस तरीके का पोस्ट करना चाहते हैं, हम उतना ही हमें पता चलता है। तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए, अपने एन्जॉयमेंट के लिए देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, बट उससे हमें ट्रिगर्ड या अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, अपने मेंटल हेल्थ को कहीं न कहीं उस पे डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए। ओके। जो खान-पान होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए खान-पान कैसे हम ठीक करें और क्या होना चाहिए? जैसे मैंने अभी भी कहा, कहीं न कहीं हमारा जो मेंटल हेल्थ है और जो फिज़िकल हेल्थ है वो रिलेटेड है। आप जितना क्लीन डाइट रखोगे, जितना न्यूट्रिशन पे फ़ोकस करोगे, जितना आपका गट हेल्थ बेटर रहेगा, उतने आपका मेंटल हेल्थ भी बेटर रहेगा। कोई एज़ सच पर्टिकुलर फूड आइटम्स नहीं है जहाँ पे हम बोलेंगे कि आप ऐसा कर लो या ऐसा कर लो। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कैफ़ीन इंटेक। कई बार हम बोलते हैं कि अगर कोई पेशेंट है विद सीवियर एंग्ज़ायटी, आप कैफ़ीन इंटेक कम कर दीजिए, या एडीएचडी एक हाइपर एक्टिव बीमारी होती है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल बीमारी होती है, अच्छा। जिस पे हम कई बार मना करते हैं कि शुगर इंटेक थोड़ा-सा कम कर दीजिएगा। बट एज़ सच खान-पान हम जनरली जितना न्यूट्रिशन आप दे सको अपने खाने के थ्रू, तो हम वो डेफ़िनेटली ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। अच्छा, खाने की बात हुई तो स्ट्रेस ईटिंग पर भी बात करना चाहेंगे। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो क्या करना चाहिए? मतलब खाना उस वक़्त खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए? खाना सिर्फ़ उसी वक़्त खाना चाहिए जब भूख लगी है, और खाना उसी टाइम खाना चाहिए जब खाने का टाइम है ना? हम अगर स्ट्रेस्ड हैं तो वो हमारा कोपिंग है। हम बहुत आई एम फीलिंग बैड, आई एम हैविंग अ बैड डे, तो मैंने खाना खा लिया। हम बोलते हैं कि हम खाना नहीं खाएँगे, हम जो मुझे प्रॉब्लम है हम उसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। हुँ। खाना खाना हमारा एक एस्केप हो गया, मैंने खाना खाया, मुझे बेटर फ़ील हुआ, बट प्रॉब्लम जहाँ था वहीं का वहीं है। हम स्ट्रेस ईटिंग नहीं करेंगे, हम स्ट्रेस को डील करने के अदर हेल्दी अल्टरनेटिव ढूँढने की कोशिश करेंगे। ओके। जैसे?
जो भी प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल अगर स्कूल में बच्चे मुझे बुली कर रहे हैं तो उससे मुझे कैसे क्या करना चाहिए सो दैट आई डोंट गेट बुलीड, आई कैन टॉक टू माई पेरेंट्स, आई कैन टॉक टू द टीचर, हम उस पर फोकस करेंगे रादर देन ईटिंग। या ऑफिस में मुझे दिक्कतें चल रही हैं या पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है तो हम स्ट्रेस ईटिंग नहीं करेंगे, हम उस इशू को सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो थ्रू कम्युनिकेशन हो, चाहे वो थ्रू किसी फ्रेंड के हेल्प के हो, पर हम उस प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे। वो मेरा परमानेंट सोल्यूशन है। ईटिंग इज़ जस्ट अ टेम्पररी रिलीफ दैट आई एम गेटिंग। ऑफिस में कई बार बहुत स्ट्रेस हो जाता है एंड घर पे भी फिर आके बहुत सारा काम होता है, तो हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हमें होने लगती है या डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसको कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करें, इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। जहाँ पे हमारे, अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क होम बैलेंस के बारे में बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप होता है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स हाउ आई वांट पीपल टू ट्रीट मी, है ना, मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे किस तरीके से ट्रीट किया जाए, वो मेरे बाउंड्रीज होते हैं। ऑफिस में अगर मेरा 5 o'clock का टाइमिंग है कि 5 बजे के बाद मैं पेशेंट्स नहीं देखूंगी या 5 बजे के बाद मुझे घर जाना है क्योंकि मेरा वर्किंग आवर्स खत्म है, आई शुड बी एबल टू से अ नो। जहाँ पे एंड सिमिलरली बैक एट होम, अगर हम घर पे, अगर मेरा जो भी ऑफिस के टाइमिंग्स है, हम बाकी अपना घर का जो भी काम है, हमें अपना प्रायोरिटी समझना बहुत ज़रूरी है ना, दोनों चीज़ों में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसे मैंने बाउंड्री के बारे में कहा, पर बाउंड्री हमारे कई बार ना परमिसेबल भी होना चाहिए। अगर मुझे पता है कि हाँ ऑफिस में कुछ मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जहाँ पे जो घर है उसमें थोड़ा सा कम टाइम जाएगा, ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा, तब हमें उधर ज़्यादा टाइम देना है। कई बार ऐसे हो सकता है कि घर में कोई पूजा है, कोई फंक्शन है, कोई मेजर एक फैमिली गेट टुगेदर है जहाँ पे हमें उस टाइम पे इधर ज़्यादा टाइम देना है, उधर का टाइम थोड़ा सा कम करना है। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटीज एंड अकॉर्डिंगली मैनेज इट। दूसरा हिस्सा आपके सवाल का कि अगर किसी को वर्क में दिक्कतें हो रही है या ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है या ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसमें भी कहीं ना कहीं बाउंड्रीज़ हैं। क्या मेरे बाउंड्रीज क्लियर हैं? कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि मैं मना नहीं कर पा रही हूँ इसीलिए मुझे ज़्यादा काम दिया जा रहा है। आप कई बार देखोगे, कई बार लोगों से हम सुनते हैं उसके साथ ऐसा नहीं किया जाता या बोला जाता है, मुझे ही ज़्यादा काम दिया जाता है, या मुझे ही ऐसे लोग बोल देते हैं, उसको तो ऐसा कोई नहीं बोलता है। कहीं ना कहीं उनके बाउंड्रीज सेट है, लोगों को पता है कि नहीं ये नहीं करने वाली है, इसको दे देते हैं, ये थोड़ी इजी है, थोड़ी सीधी है, ये कर लेगी, हमारे बाउंड्रीज नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि जहाँ पे अगर हमें कभी भी लगता है कि हाँ काम का प्रेशर ज़्यादा है या प्रॉब्लम्स चल रही है, हमें समझना है वो अलार्मिंग है, जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू टेक अ ब्रेक एंड टेक हेल्प। चाहे वो अगेन कम्युनिकेट करिए, आप अपने ऑफिस में सीनियर्स को भी कम्युनिकेट कर सकते हो कि मुझे दिक्कतें हो रही है, मेरा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रह रहा है एंड आई वांट सम ब्रेक। ऑफिस में नहीं बोल पा रहे हैं, जॉब जाने का डर है, सीक प्रोफेशनल हेल्प एंड टॉक इट आउट। पर उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो ख़त्म नहीं होगा। ओके, डीप ब्रीदिंग के बारे में जानना चाहेंगे, कितना हेल्पफुल होता है और मतलब किस तरह से करें। ठीक है, डीप ब्रीदिंग एंग्जाइटी में बहुत हेल्पफुल होता है। जहाँ पे डीप ब्रीदिंग इज़ बेसिकली जहाँ पे हम, एंग्जाइटी जब हमें होती है ना तो मेरा माइंड एंड बॉडी दोनों एंग्शियस हो। माइंड के लिए तो यहाँ पे हम थॉट्स पे वर्क कर ही रहे हैं ऑलरेडी थेरेपी सेशंस में। बॉडी को हम रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीदिंग सजेस्ट करते हैं कई बार। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा घबराहट होती है तो आप रियलाइज़ करोगे जो आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है कई बार वो इरेग्युलर हो जाता है, उसको रेगुलराइज करने में हेल्प करता है डीप ब्रीदिंग। एक बहुत आसान तरीका होता है जिसमें हम बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। यू कैन जस्ट टेक योर हैंड, इनहेल एक्सहेल, या बहुत सिंपल तरीके से थोड़ा सा धीरे धीरे भी कर सकते हो, जहाँ पे आप लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड एंड देन रिलीज इट। तो इस तरीके से कई बार हम पेशेंट्स को प्रैक्टिस करवाते हैं, जहाँ पे वेन एवर यू आर फ्री, नॉट जस्ट वेन यू आर फीलिंग एंग्शियस, जब भी आप खाली बैठे हो तभी भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ब्रीदिंग पैटर्न अगर आपका बिल्कुल रेगुलराइज्ड हो गया, बिल्कुल सेटल्ड हो गया, एंग्जाइटी आपकी ऑलरेडी सेटल हो जाएगी। ओके, टेक्निक की बात कर रहे हैं तो एक जो ग्रैटिट्यूड वाला प्रैक्टिस है वो क्या आप लोग करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आध्यात्म जो ईश्वर से जुड़ने का है ये भी बहुत हेल्पफुल होता है, तो वो आप लोग किस तरह से करते हैं। ठीक है, अगर हम एंग्जाइटी के बारे में बात करते हैं या हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, एज अ थेरेपिस्ट मैं हमेशा बोलती हूँ डू वॉट एवर सूट्स यू। अगर आपको लगता है कि आपको भगवान का भजन सुन के थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, उससे आपको मन की शांति मिल रही है, उससे आप रिलैक्स फील करते हो, प्लीज़ गो अहेड। हमारा मेन एजेंडा ये रहता है जो हमारा ब्रेन है उसको काम डाउन करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी पेशेंट को बोला कि आप डीप ब्रीदिंग करिए, कई बार पेशेंट को डीप ब्रीदिंग भी टास्क लग सकता है, जो एंग्जाइटी के मरीज आते हैं। इसीलिए मैं कई बार बोलती हूँ कि हमें जितना आसान लगता है उतना आसान एक्चुअली मेंटल डिसऑर्डर्स होते नहीं हैं। कई बार पेशेंट इस बात से भी परेशान होकर आते हैं कि मैम आपने सिखा दिया था पर मेरे से तो हो ही नहीं पाया, दैट मीन्स आई एम गुड फॉर नथिंग।
मैं एक सिंपल डीप ब्रीदिंग तक नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर लाइफ में जीने का फ़ायदा क्या हुआ? तो कई बार जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं डीप ब्रीदिंग का, उसमें भी मैं बोलती हूँ, जितना कर पाइए उतना करिए, नहीं हो पाता है कोई बात नहीं। राइट, सो इसीलिए मैंने जैसे आपसे कहा कि जो स्पिरिचुअलिज्म होता है, जो आध्यात्मिकता होती है, चाहे वो भजन सुनना हो, चाहे वो मंदिर जाना हो, कोई भी चीज़ करके अगर आपको लगता है कि दैट इज़ हेल्पिंग मी बी फंक्शनल, अपने लाइफ में फंक्शनल होने में हेल्प कर रहा है, हम वो चीज़ डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं, यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट। अच्छा, आपने जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में भी पूछा था, ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली दैट इज़ वन ऑफ द थिंग मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ। ग्रैटिट्यूड ना आपको हमेशा हेल्प करता है टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू हैव, जो मेरे पास है। एंग्जाइटी फोकस करता है जो चीज़ें छूट गई है और जो शायद मिल सकता है, पास्ट एंड फ्यूचर। ग्रैटिट्यूड आपको ग्राउंडेड रखने में हेल्प करता है, जो मेरे पास आज चीज़ें मौजूद हैं, अगर हम उस पर हैप्पी हो सकते हैं, अगर हम उस पर कंटेंट हो सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं, डेफिनेटली आपका जो मन है वो शांत रहता है। ओके, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है वो बड़ा मुश्किल होगा, तो आप तरीका बताएंगे कि कैसे ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग जो है वो ले आए, क्योंकि ये एक मतलब ये एक प्रैक्टिस है, तो कोई ऐसा टिप बताएंगे कि हम उसे कर सकते हैं? ठीक है, मैं अपने सारे पेशेंट्स को ना एक सिंपल चीज़ बोलती हूँ, बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप, रात में सोने जाने से पहले थिंक ऑफ वन गुड थिंग दैट यू हैव, एक अच्छी चीज़ जो आज आपके साथ हुआ है। इट कैन बी एनीथिंग। कई बार मेरे लिए ग्रैटिट्यूड ये भी हो सकता है कि मेरी हाउस हेल्प आई है, जिसके वजह से मुझे 2 काम कम करना पड़ा। कई बार हमारा ग्रैटिट्यूड ये भी हो सकता है कि ओके, आई हैव गुड फ्रेंड्स जो जो मुझे हेल्प करते हैं, जिनसे मैं बात कर पाती हूँ। हमारे पास, जैसे आप बिलीव नहीं करोगे, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कई बार मुझे एक सवाल लोग पूछते हैं कि आप इतने पेशेंट देखते हो, सुबह से लेकर शाम तक सारे डिसऑर्डर सुनते हो, चिंताएँ सुनते हो, ओवरथिंकिंग सुनते हो, पेशेंट्स आके रोते हैं, तो आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होता है या आप कभी परेशान नहीं होते हो? तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं जितने अपने पेशेंट्स को देखती हूँ ना, आई ऑलवेज़ फील मोर ग्रेटफुल कि इन्हीं के लाइफ में जितने इश्यूज़ हैं, आई फील ग्रैटिट्यूड, आई फील ग्रेटफुल कि हाँ, वो कितने सारी चीज़ें मेरे पास बेटर है। जब मैं किसी को देखती हूँ कि अच्छा एक भी फ्रेंड नहीं है, आई इमीडिएटली फील ग्रेटफुल कि हाँ भाई, मेरे पास है 4-5 दोस्त। अगर मैं किसी को देखती हूँ कि कोई समझने वाला नहीं है या पार्टनर सपोर्टिव नहीं है या फैमिली सुनती नहीं है, तो इमीडिएटली मुझे लगता है ओके, आई शुड बी थैंकफुल फॉर हैविंग अ पॉजिटिव और अ हेल्पफुल पार्टनर और सपोर्टिव पार्टनर। तो ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है, कई बार ना हम ग्रैटिट्यूड के लिए बहुत बड़ी चीज़ें सोचते हैं कि पैसे कितने हैं या कार है कि नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग, द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग। आज किसी ने आपको थैंक यू बोल दिया, आपने किसी की मदद कर ली, हम उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। जानना चाहेंगे ओसीडी के बारे में, क्या है मतलब क्या वो डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है? ओसीडी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ठीक है, ओसीडी डिप्रेशन का लक्षण नहीं होता है। ओसीडी बेसिकली एक एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसमें जो मेन आपका फीचर होता है वो एक सोच होता है, इंट्रूसिव थॉट, एक थॉट जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और वो थॉट जब आ जाता है वो रिपीटेटिव होता है, वो थोड़ा सा ढीठ होता है, उससे हमें घबराहट होती है। उस घबराहट को कम करने के लिए हम एक रिपीटेटिव एक्शन करते हैं। एंड ये जो पूरा बीमारी है, ये हमारा एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम में आता है। डिप्रेशन से अगर हम इसको रिलेट करेंगे, तो मैं एक चीज़ हमेशा डिप्रेशन के बारे में बोलती हूँ, वो हमारे किसी भी बीमारी में ना एक सेकेंडरी सिम्टम हो सकता है। प्राइमरी सिम्टम जो हमारी मेन बीमारी है, सेकेंडरी सिम्टम ऑब्वियसली बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग वेल। अगर आप किसी क्रॉनिक कैंसर पेशेंट को भी देखोगे, उसमें भी डिप्रेसिव सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर हमें सर्दी जुकाम भी ज़्यादा लंबे टाइम तक का होता है, तो भी हमारा मन थोड़ा सा खराब या उदास रहना स्टार्ट हो जाता है। सो अगर हम ओसीडी को बोलेंगे, ओसीडी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ और अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम का आता है। अब हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा ये और सीरियस इश्यूज जब आप बहुत ओवर हो जाता है, बहुत सारे केसेस हैं डिप्रेशन के दौरान, आजकल तो बहुत केसेस आ रहे हैं सुसाइड के, तो क्योंकि ये बात दिमाग में कैसे आ जाती है और इसे कैसे ठीक करें, क्योंकि नॉर्मली तो हम डेथ के बारे में सोच भी नहीं सकते और उसमें हम इतना बड़ा एक्शन ले लेते हैं, यानी जो भी जो इस चीज़ से पीड़ित है, तो इसे जो है वो क्या ऐसा चल रहा होता है एंड इसे हम कैसे डील कर सकते हैं? अभी जैसे आपने कहा कि डेथ हमारे लिए बहुत स्कैरी फील होता है। सुसाइड के बारे में जो लोग सोचते हैं, उनके लिए लाइफ को जीना उतना ही स्कैरी होता है। उनके लिए लाइफ उतना पेनफुल लगता है, उनके लिए लाइफ उतना हेवी लगता है, एंड देन दे डिसाइड कि नो, आई डोंट वांट टू लिव। बट हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं ना, मैं हर किसी को एक ऑन द स्पॉट एक क्वेश्चन बोलती हूँ कि जैसे कोई आया, उसने कहा कि नहीं, जॉब में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, 4 प्रॉब्लम्स गिना दिए, हम इसीलिए जीना नहीं चाहते हैं। तो मैं उनको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक इमेजिन करिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए जहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे खत्म हैं। पैसे अगर चाहिए तो पैसे मिल चुके हैं, जॉब चाहिए जॉब मिल चुकी है, घर परिवार में झगड़े हैं वो सारे निपट चुके हैं। डू आई स्टिल वांट टू डाई? एंड दे ऑलवेज आंसर नो। सो यू नेवर वांट टू डाई, यू ऑलवेज वांट टू एंड योर प्रॉब्लम्स। हमें लगता है हम लाइफ एंड करना चाहते हैं, हम लाइफ नहीं एंड करना चाहते, हम प्रॉब्लम्स एंड करना चाहते हैं। एंड एवरी प्रॉब्लम इज फिक्सेबल,
आप थेरेपी सेशंस में आएँगे, आप दोस्तों से बात करेंगे, जो प्रॉब्लम है अगर आप उसका भी समाधान ढूँढ लेते हो, यू विल नेवर वांट टू डाई। ओके। एंड क्या होता है कि जो बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत भयंकर डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंड कई बार सुसाइड के ख्याल भी उनको आते ही होंगे, तो हम कैसे पता करें कि सामने वाला बंदा जो है, सामने वाला इंसान जो है, वो उसके दिमाग में ऐसे सुसाइडल केस, मतलब सुसाइडल वाली जो है थिंकिंग चल रही है, तो इसके बारे में बताइएगा। जैसे ना मैं हमेशा बोलती हूँ, मेंटल हेल्थ अभी ऐसा है, लोग फंक्शनल भी होते हैं, कई बार हम इसको फंक्शनल डिप्रेशन भी बोलते हैं, कई बार लोग जानते भी नहीं हैं। एक इंसान है जो बिल्कुल फंक्शनल है, वो रोज़ ऑफिस जाता है, वो दोस्तों से मिलता है, वो हँसी मज़ाक कर रहा है, पर उसके लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो डिप्रेशन में है या नहीं है, हमें नहीं पता। हमेशा ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मुझे पता चल रहा है कि नहीं, मैं ठीक नहीं फ़ील कर रहा हूँ, इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू सीक हेल्प। या आप भी अगर किसी फ्रेंड को देख के आपको लग रहा है कि आजकल वो थोड़ा-सा उसका बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा-सा अलग-अलग रहता है, थोड़ा-सा उसका जो पहले जितना हँसमुख हुआ करता था, जितना खुश रहता था, थोड़ा-सा आजकल अलग-अलग रहना स्टार्ट किया है। इट इज़ ऑलवेज़ बेटर जहाँ पे आप उनको प्रोफ़ेशनल हेल्प के लिए भेज सकते हो। क्योंकि हमें नहीं पता, ये कई बार इम्पल्सिव डिसीज़न्स भी होते हैं। हमें लगता है कि क्या सुसाइड से सीवियर डिप्रेशन में होते हैं? नहीं, कई बार तो ये जहाँ पे 2 फाइट हो गया एंड इम्पल्सिवली भी मैंने कुछ कर दिया। तो जहाँ पे भी हमें लगता है कि हाँ, शायद मेंटल हेल्थ इनका थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़्ड लग रहा है, इट इज़ ऑलवेज़ बेटर दैट यू रेफर देम, या आप उनको हेल्प के लिए ज़रूर बोलें। क्या डिप्रेशन से पूरी तरह से उबरना पॉसिबल है? अगर है, तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी एकदम बढ़िया चीज़ें हैं जो कि हम आसानी से कर सकते हैं? क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो नहीं पता लोगों को। जैसा कि अभी आपने बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन फिर भी हम अभी आपसे कुछ 5 या 4 या 5 चीज़ें हम जानना चाहेंगे कि हम कैसे इस चीज़ से पूरी तरीके से हमेशा के लिए उबर सकते हैं और हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या हम किसी थेरेपी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो भी हमारे थेरेपी सेशंस में आते हैं, हम उनको यही चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं, जहाँ पे डिप्रेशन का, कोई भी इमोशंस का ना मेन रीज़न होता है हाउ आई थिंक, मेरा सोच कैसे है। अगर हम उसी चीज़ पे वर्क कर लेते हैं, जहाँ पे मैं नज़रिया समझ पा रही हूँ, मैं पर्सपेक्टिव समझ पा रही हूँ, हम चीज़ों को पर्सनली नहीं ले रहे हैं, वो आई थिंक लॉन्ग टर्म में मुझे कभी भी किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट आई वर्क ऑन माई थॉट, अगर हम थोड़ा-सा पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं, अगर हम कोई भी सिचुएशन को एक डिफरेंट नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं, देख पाते हैं, आई थिंक आपके इमोशंस हमेशा आपके अपने कंट्रोल में ही रहेंगे। अगर हम, जैसे हमारे आसपास हैं, अगर हम देखें कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हमें पता होता है कि सामने वाला आदमी डिप्रेस तो है किसी बात को हुँ। लेकर, तो हम उनकी हेल्प कैसे करें? उसमें ना आप जितना उनको फंक्शनल रख पाओगे, जितना आप उनको थोड़ा-सा प्रोडक्टिव रख पाएँगे, उतना रखें। अगर आपको लग रहा है कि कोई घर से नहीं निकल रहा है, तो आप सिंपली उनको ये भी एज़ अ फ्रेंड यू कैन सिंपली से कि चलो कॉफ़ी पे चलते हैं, चलो डिनर पे चलते हैं, चलो बाहर मूवी देखने चले जाते हैं। जितना वो अकेला रहेंगे, उतना वो डिप्रेशन के और शिकार रहेंगे। जितने वो 4 लोगों के बीच में रहेंगे, द सूनर दे विल गेट बेटर। मैं कई बार लोगों से बोलती हूँ, अगर बातचीत करने को मन नहीं कर रहा है, पैसिव कन्वर्सेशन, जैसे अगर 3 दोस्त बैठे हैं, मुझे बात नहीं करने को मन कर रहा है, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करूँ, बट आई कैन स्टिल बी अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, इट विल स्टिल हेल्प मी। सो कई बार अगर आप किसी के एक्चुअली में हेल्प करना चाहते हो, आप उनको जितना इन्वॉल्व कर सकते हो ना, जितना उनका सोशल सर्कल बेटर कर सकते हो, द बेटर इट इज़। अच्छा, एक चीज़ और है, स्लीपिंग, आजकल एक स्लीपिंग की बात हमने अभी नहीं की, तो हम स्लीप की बात करना चाहेंगे। तो वो चीज़ जो है कि जो दवाइयाँ दी जाती हैं, वो ज़्यादातर मतलब शायद सोने वाली भी होती हैं उसमें, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शायद मिथ है कि जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं उसको तो इंसान बस सोता ही रहता है। क्या कहेंगी? नहीं, डिप्रेशन, एंग्जायटी कोई भी दवाइयाँ बेसिकली स्लीपिंग पिल्स नहीं होता है। एक्चुअली यू आर राइट व्हेन यू आर सेइंग, ये मिथ है। कई बार हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं ये दवाइयाँ तो सिर्फ सुलाती हैं। नहीं, वो आपके ब्रेन को डेफिनिटली काम करता है ना? आपके ब्रेन को काम डाउन करता है, ब्रेन को थोड़ा-सा रिलैक्स करता है, एंड दैट इज़ व्हाई यू आर स्लीपिंग बेटर। हम सोते कब हैं? जब हमारा ब्रेन थोड़ा-सा शांत होता है। अब एक एंग्जायटी का मरीज़ है जो पूरे टाइम चिंता किए जा रहा है, उसको नींद नहीं आती है। तो दवाई मिलते ही जब वो सो जाता है तो उसको लगता है मुझे स्लीपिंग पिल दे दिया गया है। स्लीपिंग पिल्स नहीं होते, ये बेसिकली आपके ब्रेन को काम डाउन करता है, जिससे मेरा स्लीप बेटर होता है। एंड अगर हम साइकियाट्रिक मेडिसिन्स के बारे में बात करते हैं, क्या ये साइड इफ़ेक्ट्स में क्या इनकी डिपेंडेंसी होती है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, इनका हम टेपरिंग ऑफ जो होता है, वो हमेशा बोलते हैं खुद से नहीं करना है, बंद खुद से नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर से जाके बात करिए, अगर आपको लगता है कि मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है या मैं बेहतर फ़ील कर रहा हूँ, गो एंड रिपोर्ट इट, एंड अकॉर्डिंगली जो अभी आपके डॉक्टर हैं, वो उसको फिर कम करते रहेंगे। पर डिपेंडेंसी एज़ सच नहीं होती है। ना साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, वो बहुत मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कई बार थोड़ा हेडेक हो सकता है, कई बार थोड़ा गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं, बट नेवर मेजर।
ओके, आपने डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक इन सब के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। थैंक यू वेरी मच। हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, वो लोग जो जूझ रहे हैं। तो आपने इतनी सारी बातें बताई जिसके बारे में बहुत सारी बातें नहीं पता लोगों को। डिप्रेशन, एंजाइटी क्या होती है, कैसे डील करें, पैनिक अटैक क्या होता है, इन सब के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो अब तक तो आप सबको डिप्रेशन, एंग्जायटी और साथ ही साथ पैनिक अटैक इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। आई थिंक आपके लिए ये जो पॉडकास्ट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो ये जो पॉडकास्ट है ना, ये उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और यकीनन ये जो पॉडकास्ट है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने फैक्ट्स पर बात की है। डोना ने बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या चीज़ें हम करें, क्या क्या चीज़ें हम नहीं करें, एंड बहुत सी बातें बताई उन्होंने जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो पूरे पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।